नहीं मैंने तो आज मेरा लागे क्लासरूम प्राइवेट हो है और जो जिसका हो ना वो फिर नहीं होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली मीनिंग ये है कि मार्केट में पैसा रेगुलेट करने के लिए आरबीआई क्या स्टेप उठाएगी। उसके लिए आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं। उन टूल्स को वो अलग अलग तरीके से यूज करती है। मान लो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई पैसे को सोख लेती है। अगर मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई मार्केट में पैसा सप्लाई करती है उन मॉनेटरी टूल्स के थ्रू। तो आज हम समझेंगे उन सभी मॉनेटरी टूल्स को बड़े ही बेसिक तरीके से। तो हम शुरू कर रहे हैं बेसिक इकोनॉमिक्स मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है, तो दो चीजें हमने डिफाइन करी, सीडीआर और आरडीआर। सीडीआर होता है कैश डिपॉजिट रेशियो। तो इसके नाम ने हमें बता दिया कि सीडीआर का मतलब होगा कैश डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। आरडीआर का मतलब होगा रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज ऐसे समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है तो हम समझना चाहेंगे इसे एक बेसिक एग्जांपल से। और ये एग्जांपल पूरे जितने मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन रहेगा अपने दिमाग में रखना। ठीक है भाई, तो लेट्स से एक अपने पास है विजय है। विजय अपने पास एक पर्सन है जो हमारा स्टूडेंट भी है। तो उसके पास है ₹1000। तो लेट्स से 1000 रुपए में से उसको वो 400 रुपए रख लेता है एज कैश। 400 रुपए वो रख लेता है एज कैश। ठीक है भाई, कैश कितना होगा ₹400। अच्छा, अब बाकी रुपए को वो क्या करेगा भाई, पास पड़े पड़े पैसे का कुछ नहीं बनता, पैसे पे चाहिए हर आदमी को ब्याज। तो वो क्या करेगा भाई, बैंक के पास रख देगा अपने 600 रुपए ताकि उसका रुपए पे उसको कुछ इंटरेस्ट मिल सके। भैया अच्छी तो नहीं दिख रही आपकी। ₹600 उन्होंने चुप जाओ चुप। कोई ये दिख रहा है थोड़ा और दिख तो रहा है यार। ठीक है, वो दिखेगा वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देख ले, फोकस हो रहा है। हाँ, उसके बाद बैंक। अब बैंक के पास पैसा जाता है तो देखो भाई, बैंक कोई भी पैसे को दो तरीके से रखता है। बैंक के पास दो चीजें होती हैं, एक रिजर्व और एक बैंक अपने पास पैसे का क्या करेगा। पड़ा पड़ा पैसा कुछ काम के नहीं है। बैंक का काम ही होता है लोगों का पैसा वो लोन पे दे देता है और उस पे वो इंटरेस्ट कमाता है और वो भी लोगों को उनके पैसे पे इंटरेस्ट देता है। और हमेशा ध्यान रखना, जो लोगों को वो इंटरेस्ट देगा और जिस इंटरेस्ट पे वो लोन देगा उसके बीच में एक गैप रहेगा, वही क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो बैंक अब दो काम करेगा, एक रिजर्व, एक वो रिजर्व में रखेगा। रिजर्व किस काम के हैं भाई, लेट से अब ये 600 रुपए लेने कभी भी विजय आ सकता है ना, तो उसको वापस देने पड़ेंगे। तो कुछ रुपए वो रिजर्व में रखेगा ताकि, अगर ऐसा तो वैसे पॉसिबल नहीं होता कि एक दिन में सारे लोग आ जाएं, लेकिन डेली जो बैंक का काम चलता है कि लेट से 20 लोग आ गए, 30 लोग आ गए, तो उनके हिसाब से वो एक प्रपोर्शन रखता है रिजर्व में और उसके लिए ओब्लाइज्ड होता है वो आरबीआई के द्वारा। आरबीआई बैंक को ओब्लाइज करती है और दूसरा बैंक किस पे दे देगा भाई, लोन पे दे देगा। ठीक है भाई, लेट से बैंक ने रिजर्व इस केस में रख लिए 40। ठीक है भाई, और लोन उसने कितना दे दिया, 540। देखो मैं एग्जांपल फिर से समझा रहा हूं, फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। 1000 रुपए थे, 400 उसने कैश के लिए अपने डेली यूज के लिए रख लिए, 600 रुपए बैंक के पास दिए, बैंक ने 40 रुपए रिजर्व और 540 लोन, या हम उसने लैंडिंग लैंड करती है। अच्छा, तो इस केस में मेरे को अब विजय बताएंगे सीडीआर क्या होगा। व्हाट इज सीडीआर, कैश और डिपॉजिट्स का रेशो। डिपॉजिट्स कहाँ है भाई, ये डिपॉजिट्स है, ध्यान रखना भाई। अरे हाँ, उस पर्सन के डिपॉजिट ही है। ठीक है भाई, तो कैश कितना है भाई, कैश कितना है 40, 400 अपॉन में 600, ये सीडीआर होगा। अच्छा, आरडीआर क्या है भाई, रिजर्व बाई डिपॉजिट्स, 40 बाई 600। फिर से समझाता हूं मैं,
ये पूरा समझ आ गया होगा आपको प्रोसेस। Yes. अगर ये आपके दिमाग में रहेगा। यस सर। अच्छा हाँ, एक एरर हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान 600 रुपए, किसका? 540 और 40, 600 रुपए कैसे हो जाएंगे? ये 60 रुपए है भाई। तो हाँ वो कोई नहीं, कह रहा था मैं। ये कितने हो गए? 60 रुपए हो गए। अच्छा, मतलब हम एक बात समझ सकते हैं कि मार्केट में पैसा ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, आदमी के पास पैसा बैंक में जा रहा है। मतलब अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज समझाना चाहूंगा कि असल में है ना, पूरा मार्केट का पैसा इस सीडीआर और इस आरडीआर पे डिपेंड है। और इनमें से देखो, मैंने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करी है, सीडीआर और आरडीआर। देखो, इनको घटा बढ़ा के हम मार्केट में पैसे को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इनमें से मेरे को एक बात बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जिसको रेगुलेट कर सकता है आरबीआई? जिसको रेगुलेट कर सकता है आरबीआई। दोनों रेगुलेट। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि आरबीआई किसको रेगुलेट कर सकता है बेहतर तरीके से? तो देखो, कोई आदमी कैश कितना रखेगा ये उसके मन पे डिपेंड है, आरबीआई उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आरबीआई किसको रेगुलेट कर सकता है? इन रिजर्व को, कि बैंक को कितने रिजर्व रखने होंगे। देखो, ये सब बातें डिस्कस होने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्केट में पैसा कैसे काम करता है। मार्केट में पैसा कैसे काम करता है, इस डायग्राम को हम नहीं मिटाएंगे। इस डायग्राम के रहते हुए हम फटाफट से इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट हम समझ लेंगे बड़े अच्छे तरीके से। देखो, अगर 1000 रुपए है मार्केट में और वो 1000 ही रुपए मार्केट में रहे, तो आदमी तो पैसा खर्च करता रहेगा। नया पैसा जनरेट कहां से हो रहा है इकोनॉमी में? जो नया पैसा इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। देखो, इस प्रोसेस को सिंपल से तरीके से समझाना चाहूंगा, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुस रहे, बड़े सरल तरीके से मुझे मनी मल्टीप्लायर और इन सीडीआर आरडीआर के बीच के रिलेशन तक पहुंचना है, फिर हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे पहुंच सकते हैं। इन सब पे हम एक लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो इररेलेवेंट है, किसी भी काम का नहीं है। तो देखो भाई, मनी मार्केट में मनी मल्टीप्लाई कैसे हो रही है? देखो सी, ये 1000 रुपए थे। अब देखो, बैंक क्या देगा? लोन देगा, और बैंक क्या रखेगा? रिजर्व रखेगा। लेट से मैं इसी 600 के एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। 500 रुपए, लेट से इन्होंने ये 10% लोन पे दे दिया। किस पे दे दिया? 10% के रेट पे लोगों को लैंड कर दिया। कल को अगले दिन कितने रुपए मिल जाएंगे हमें? मैं सिंपल तरीके से मनी मल्टीप्लायर समझा रहा हूं। मनी मल्टीप्लायर मल्टीपल लेयर्स में काम करता है, मतलब मनी मल्टीप्लाई होती रहती है मार्केट में। लेकिन मैं एक सिंपल 54 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, हाँ, इस पे हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। आगे हम समझेंगे, इसमें भी दो तरीके के रिजर्व हम अगर बेसिकली बोले, सीआरआर और एसएलआर। तो एसएलआर को बैंक्स इंटरेस्ट पे दे देते हैं, इंटरेस्ट उन पे मिलता है, गवर्नमेंट एसएलआर को मेंटेन कर रखते हैं ना। हाँ। सभी में। तो ये जो रुपया है, देखो 600 से 654 हो गया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ पैसा इनको भी 600 पे इंटरेस्ट के रूप में देना होगा, लेकिन इनके बीच में एक गैप तो रहेगा। मैंने अभी बताया था, जो बैंक इनको इंटरेस्ट देगा I1 और जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा I2, उसमें हमेशा ध्यान रखना I2 सिग्निफिकेंटली ग्रेटर होगा I1 से। और देखो, अब पैसा विजय के पास भी ज्यादा हो गया पहले से, और यहाँ पे बैंक के पास भी ज्यादा हो गया। तो ये सब डिपेंड किस पे कर। अब लेट से मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मैंने यहाँ क्या क्या किया था, 60 की जगह अगर मैं 50 रुपए देता, 60 की जगह मैं कितने रुपए देता? 50 रुपए देता, तो यहाँ कितने रुपए जाते भाई? 550 जाते। अब देखो कितने हो गए? 55 रुपए। मतलब अब मनी और ज्यादा बढ़ गई मार्केट में। कहने का मतलब, जो मनी मल्टीप्लायर है कि पैसा बढ़ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिजर्व और लोन पे। मतलब कहने का सीधा अर्थ क्या है कि अच्छा हाँ, सीधा अर्थ क्या है कि लेट से 1000 में से अगर यहां पर वो कितने देता? 800 रुपए देता बैंक को, तो उसमें से ज्यादा लोन पे देता बैंक, और ज्यादा हमें क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। मतलब मनी ज्यादा मल्टीप्लाई होती। तो कहने का बिल्कुल सरल सा अर्थ मैं आपको समझाना चाहूंगा। मनी मल्टीप्लायर को छोटे एम से डिनोट करते हुए मैं एक सिंपल सी चीज लिखना चाहूंगा कि मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपॉजिट्स, ना कैश रिजर्व रेशो।
देख ले भाई। हाँ, कहाँ थे हम? मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीडीआर एज वेल एज आरडीआर। अच्छा, कैसे? समझे नहीं आप? देखो इधर, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीडीआर। तो सीडीआर का उल्टा क्या हो गया भाई? डिपॉजिट्स अपॉन में कैश। सीधा मतलब क्या है कि जितने ज्यादा डिपॉजिट्स होंगे उतना ही तो मनी मल्टीप्लाई होगा। यहां देखिए, अगर यहाँ 600 की जगह 800 रुपए, अगर विजय डिसाइड करता है कि मैं बस 200 ही कैश में रखूंगा और ज्यादा रुपए मैं बैंक को दूंगा, तो बैंक ज्यादा रुपए एज ए लोन देगा और सीधा सीधा मनी क्या हो जाएगी? ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। सेम केस में दूसरे में सीडीआर, ये कौन सा केस था? तो ये सीडीआर वाला केस था। दूसरा आरडीआर के केस में मैंने क्या? सीडीआर के केस में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? सीडीआर के केस में। तो भाई बीच में मेरे को स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा? सीडीआर के केस में हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरडीआर टू। आरडीआर में उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? रिजर्व नहीं, सॉरी, डिपॉजिट्स बाय रिजर्व। हाँ, सीधी बात है। अगर आरबीआई ओब्लाइज कम करेगा रिजर्व के लिए, जितने कम रिजर्व रखने को कहेगा बैंक को, उतना ही बैंक क्या करेगा? लैंडिंग में ज्यादा पैसा देगा और मार्केट में मनी ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब क्या है? मार्केट में मनी रेगुलेशन देखो किसके हाथ में है? रिजर्व के थ्रू। किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। तो अब देखो, मैं बड़ा ही तरीके से चीजों को सम्मिलित करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखना। ये जो है क्रक्स है, पूरे डिस्कशन का क्रक्स अब मैं आपको बता रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है पैसे को मार्केट में रेगुलेशन। देखो, दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक सीडीआर के थ्रू, एक आरडीआर के थ्रू। देखिए, आरडीआर में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? रिजर्व। और सीडीआर में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? कैश, जो पर्सन रख रहा है। और दोनों का ही कॉमन पार्ट क्या है? डिपॉजिट। दोनों ही केस में अगर सीडीआर कम होगा तो भी डिपॉजिट बढ़ेगा, और अगर आरडीआर कम होगा तो भी डिपॉजिट बढ़ेगा। उसके उल्टा डिपॉजिट बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगी। मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगी तो पैसा मार्केट में ज्यादा जाएगा। कहने का मतलब सीधा अर्थ यह है कि आरडीआर और सीडीआर को अगर हम रेगुलेट करेंगे तो हमारे पास पैसा कम ज्यादा करने का ऑप्शन है। अरे जैसे हम एक रजिस्टर लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्या रहता है? स्विच रहता है कि कम ज्यादा रेजिस्टेंस, वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन यहां देखो, मैंने क्या कहा था? विजय वाला एग्जांपल मत भूलना भाई साहब। विजय कैश कितना रखेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, और विजय कैश कितना डिपॉजिट करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? विजय पे। समझ रहे हो? तो ये बड़ा ही सब्जेक्टिव हो गया। मतलब सीडीआर एक सब्जेक्टिव टूल है। सब्जेक्टिव मतलब ये विजय पे डिपेंड कर रहा है, ये विजय की बैंकिंग हैबिट्स पे डिपेंड कर रहा है, विजय की हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे विजय लेट से गांव में है तो गांव के लोग ज्यादा रिलाई करते हैं कैश अपने पास रखने पे, वहीं पे शहर के लोग रिलाई करते हैं क्यों? उनको पता है कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा कहां पे? वो बैंक में जमा करेंगे। दूसरा, ये सीडीआर डिपेंड किस पे भी करेगा? पेमेंट सिस्टम पे। कितना अच्छा यूपीआई अपने पास है, कितना अच्छा मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज है आसपास में, ताकि बैंक में जाके अच्छे से, कितने लोगों के बैंक अकाउंट है, कितनी बैंक अवेयरनेस है। मतलब मोर और लेस ये डिपेंड करेगा विजय पे या विजय के सराउंडिंग पे या विजय की मानसिकता पे कि वो कितने पैसे एज कैश रखेगा और कितने पैसे वो डिपॉजिट करेगा। बैंक का मैनेजमेंट। लेकिन हाँ, दूसरा बैंक का मैनेजमेंट, बिल्कुल बैंक कितना प्रमोट करता है जाके, कितना बताता है और कितना अच्छा मैनेजमेंट है बैंक का। एक तो मैं जा रहा हूं, अच्छे से डिपॉजिट कर रहे हैं, अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हर आदमी डिपॉजिट ज्यादा करना चाहेगा। और दूसरा डिपेंड करेगा उसकी जरूरतों पे भी। लेट से उसका खर्चा ज्यादा है तो वो ज्यादा एज कैश रखना चाहेगा, क्योंकि लेट से कल को इमरजेंसी आ गई तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है। दूसरा, एटीएम फैसिलिटीज पे भी वो देखेगा मार्केट में आसपास। एक तो ऐसी एटीएम फैसिलिटीज है कि जा रहा है पैसा मिल ही नहीं रहा, उसको जरूरत है पैसा, उसका बैंक में पैसा रखा हुआ है लेकिन वो ले नहीं पा रहा जरूरत पे। तो इन सभी फैक्टर्स पे कहने का मतलब सीडीआर बड़ा ही सब्जेक्टिव फैक्टर हो गया। मतलब सीडीआर को आरबीआई रेगुलेट नहीं कर सकता, सीडीआर बैंक करेगा कि वो अपने आप पे रेगुलेट होगा, मतलब विजय पे डिपेंड करेगा। लेकिन आरडीआर में कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं? रिजर्व। और ये रिजर्व जो बैंक अपने पास रखेगा नहीं, ये रखने पड़ेंगे, ये आरबीआई उसको ओब्लाइज कर रहा है।
तो ये डिपेंड करेंगे आरबीआई पे, और आरबीआई इनके थ्रू ही खेलता है, और यही अपने पास हम कह सकते हैं कि मेजर्स हैं जिससे हम क्या करेंगे, मार्केट में पैसे को रेगुलेट करेंगे। और बेसिकली हम बात करते हैं इन्हीं की कि आरडीआई मेजर्स, जिन आरडीआर को हम अगर देखो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बड़े आसानी से। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी को दो बड़े ही सेक्शंस में डिवाइड करना चाहूं, तो लेट से अगर आरडीआर बढ़ा, लेट से आरडीआर बढ़ा, मतलब आरडीआर बढ़ा तो रिजर्व बढ़े, रिजर्व बढ़े तो डिपॉजिट कम हुए, डिपॉजिट कम हुए, डिपॉजिट कम हुए, डिपॉजिट कम हुए तो इंटरेस्ट कम मिला, इंटरेस्ट कम मिला तो मनी कम मल्टीप्लाई हुई, मतलब मार्केट में पैसा कम हुआ, मार्केट में पैसा कम हुआ तो मार्केट को पैसा कम करने का तरीका क्या है, आरबीआई का आरडीआर को बढ़ा देगा, मतलब रिजर्व को बढ़ा देगा। इसका जस्ट उल्टा अच्छा, आरडीआर अगर घट गया तो सीधी बात है डिपॉजिट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, डिपॉजिट बढ़ जाएंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, ये सर मार्केट में मनी ज्यादा हो जाएगी, मतलब अरे इसको मार्केट में मनी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई, अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी को बड़े ही सिंक्रोनाइज वे में आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा, कुछ नहीं है, बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इधर देखो भाई, ms इज इक्वल टू m इंटू एम नोट, कुछ नहीं है ये, एक बार समझ लो आप लोग। वो विजय वाला एग्जांपल ध्यान है ना, ठीक है। देखो MSM मनी सप्लाई, मार्केट में मनी की सप्लाई जो घटती और बढ़ती रहती है। अच्छा m नोट क्या है, m नोट है इनिशियल मनी। अच्छा हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, इनिशियल मनी को हम बेसिकली समझ सकते हैं कि जो 1000 रुपए शुरू में हमारे पास इनिशियली थे, और ये m क्या है भाई, ये है मनी मल्टीप्लायर, ये एक नंबर है बेसिकली। और हमने समझा था कि मनी मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, मतलब ये समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई कभी भी इनिशियल मनी के बराबर नहीं होती, या तो वो इनिशियल मनी से कम होगी या इनिशियल मनी से ज्यादा होगी। बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का काम क्या होता है, इनिशियल मनी से मनी को, इनिशियल मनी से मनी सप्लाई को ज्यादा करना, क्योंकि अगर बराबर हो गए तो फिर तो काम नहीं चलेगा। तो ये मनी मल्टीप्लायर का काम क्या है, जो इनिशियल मनी है उसको बढ़ा देना। तो अब देखो यहाँ एक बड़ी बेसिक सी बात समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम मैंने शुरू में ही क्या बताया था, मनी सप्लाई को बढ़ाना या घटाना। तो अब यहाँ पे हमारे पास मनी सप्लाई ही दो चीजों पे डिपेंड कर गई, एक तो इनिशियल मनी ही कितनी है मार्केट में, जो जनरली फिक्स है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उसको भी हम घटा बढ़ा सकते हैं, देखेंगे। और सबसे मेजर फैक्टर हमारे पास कौन आ गया, एम, मनी मल्टीप्लायर। मतलब इस मल्टीप्लायर को हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, हमने ऊपर लिख रखा है सीडीआर और आरडीआर के थ्रू। तो देखो अगर हमें एमएस को समझना है तो एमएस डिपेंड करेगा, एमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या एम के लिए हम कुछ मेजर्स पढ़ेंगे अभी देखेंगे, या हम एमएस के लिए दूसरे मेजर्स पढ़ेंगे एम नोट को, तो इनिशियल मनी किसी तरीके से बढ़ जाए, ठीक है। तीसरा इन दोनों का मिक्स, मतलब हम बेसिकली तीन ही मेजर पढ़ेंगे, उनके सब टाइप रहेंगे। तीसरा क्या रहेगा, एम और एम नोट एक साथ चेंज। देखो फिर से समझा रहा हूं, अब हम जो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वो इस तरीके से बढ़ेंगे। हमें बेसिकली मनी सप्लाई को मार्केट में रेगुलेट करना है, तो उसके लिए हमें सिंपल सी इक्वेशन है कि ये डिपेंड कर रहा है मनी मल्टीप्लायर और इनिशियल मनी पे। तो हम इनिशियल मनी को भी घटा बढ़ा सकते हैं और मनी मल्टीप्लायर को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो तीन केसेस बेसिकली हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन के बन गए, या तो केवल मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, या इनिशियल मनी बढ़ेगा, या दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे, और इन्हीं के हम मेजर्स को डील करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने मॉनेटरी टूल्स को। ठीक है भाई साहब, हम आ गए हैं अब कि मॉनेटरी टूल्स क्या क्या है आरबीआई के पास। तो मॉनेटरी टूल्स को मैंने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा में, और दूसरा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इन द सेंस, अच्छा ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज है क्वांटिटेटिव की, मतलब आज आरबीआई ने वो काम किया, तुम्हें जल्द उसका असर दिखेगा, 100% दिखेगा। क्वालिटेटिव ऐसे है कि टाइम लेंगे, और ये धीरे धीरे मतलब अपनी जगह बनाएंगी इकोनॉमी, लेकिन इफेक्टिव अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये है, लॉन्ग टर्म के लिए ये इफेक्टिव है।
ठीक है, तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली क्वालिटेटिव वैसे को Measures जो को ही क्वांटिटेटिव है ये तेरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, जो क्वालिटेटिव है ये तेरा डेवलपमेंट का है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक मकसद आरबीआई का दो चीजों में खेलने का ही है। मैं थोड़ा साइड में समझा देता हूँ। मार्केट में इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसा आएगा या पैसा कम होगा तो उससे क्या बढ़ेगा, चीजों के प्राइसेस घटे या बढ़ेंगे। और दूसरा ग्रोथ। ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि मार्केट में पैसा होगा तभी तो आदमी खर्च करेगा, तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। मार्केट में पैसा होगा तभी तो कंपनी इन्वेस्ट करेंगी, तभी तो वो एम्प्लॉय करेंगी लोगों को, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मतलब ये सभी ताम झाम करे जा रहे हैं इन्फ्लेशन और ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, ये बोलना कि इन्फ्लेशन ज्यादा अच्छा है कम अच्छा है, तो कोई भी अच्छा नहीं है, ना कम अच्छा है ना ज्यादा अच्छा है। तो आरबीआई इसको एक रेंज में रेगुलेट करके रखती है। उसी तरीके से ग्रोथ, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली इनका मतलब समझाना चाहूं तो कि मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो बेसिकली ग्रोथ ज्यादा होगी, लेकिन उल्टा इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा। इसका उल्टा मार्केट में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन तो कम होगा लेकिन ग्रोथ ही नहीं होगी। अब ग्रोथ ही नहीं होगी तो फिर फायदा ही क्या है ऐसे इन्फ्लेशन कंट्रोल का, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, हम समझ रहे थे। तो बेसिकली क्वालिटेटिव मेजर्स ग्रोथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं इंस्टेंटली इन्फ्लेशन या फिर कह सकते हैं ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। बेसिकली इन्फ्लेशन की बात करी जा रही है। अच्छा, तो क्वालिटेटिव में मैंने अभी अभी आपको इस फॉर्मूले से बताया कि तीन चीजों को रेगुलेट करेंगे हम, एम नोट या फिर दोनों एम एंड एम नोट एक साथ चेंज हो जाए। क्या हो जाए, एम एंड एम नोट एक साथ चेंज हो जाए। तो देखो, एम जो है अपने पास मनी सप्लाई, इसके लिए इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टूल्स हैं, ठीक है। उन सभी नंबर ऑफ टूल्स को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आसानी से समझ लेते हैं। एम नोट मतलब इनिशियल मनी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली एक ही टूल है, उसको हम सबसे पहले समझ लेंगे। तो जो पहला टूल हम समझेंगे वो समझेंगे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। किसको समझेंगे, ओएमओज को, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। अच्छा, ओएमओज की अगर हम बात करें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ओएमओज है क्या, ओएमओज एक्टिविटी ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब इसमें आरबीआई इन्वॉल्व होता है ओपन मार्केट में, सेलिंग और बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बॉन्ड है जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं। एग्रीमेंट, मतलब एक सिंपल सा एग्रीमेंट है कि भाई उसमें लिखा होगा कि ये लो भाई 100 रुपए का बॉन्ड है, इस पे तुम्हें इतना इंटरेस्ट मिलेगा इतने दिन के बाद, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा कागज का टुकड़ा है जिसके बदले हम एक लिमिटेड टाइम के बाद, मतलब एक ये हम इसको टाइम लाइबिलिटी बोल सकते हैं, एक टाइम के बाद हम उसको वापस देके उसके बदले में हम पैसा ले सकते हैं, लेकिन ये जनरली कुछ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए होता है। अच्छा, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, मतलब हम इसकी बेसिक सी डेफिनेशन समझें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जीसैक हम पॉपुलर टर्म यूज करते हैं किसके लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। अच्छा, तो मैं समझाना चाहूंगा कि ये किया किस लिए जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का चक्कर समझ लो, बॉन्ड का, सिंपल बॉन्ड का चक्कर समझ लो कि अगर कोई हमको बॉन्ड बेच रहा है, कहने का मतलब क्या है, वो एक कागज का टुकड़ा हमें दे देगा और उसके बदले हमें 100 रुपए, मतलब जितने का वो बॉन्ड है वो हमें कहां देना पड़ेगा, उस आदमी को देना पड़ेगा। तो यहाँ ये काम कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो आरबीआई देखो दो काम कर रही होगी, एक तो सेलिंग और दूसरा बाइंग। क्या कर रही होगी, सेलिंग। अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू कौन करती है, गवर्नमेंट इश्यू करती है। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो सिक्योरिटीज इशू कर देती है, और जिसको भाई गवर्नमेंट में विश्वास है वो सब खरीद लेते हैं। और या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक लोन लेने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। मतलब मार्केट से उसे पैसा उठाना है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई भी खरीद सकता है, बैंक भी खरीद सकता है, आरबीआई भी खरीद सकता है, और अपने पास लोग भी खरीद सकते हैं। तो अच्छा, जब आरबीआई क्या कर रही होगी, यहाँ पे आरबीआई सेल कर रही होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल कर रही होगी, मतलब वहां बैंक भी ले सकते हैं, लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझो भाई, सीधा बात समझो, अगर जीसैक क्या करेगी, वो सेल करेगी तो उससे क्या आएगा, लिक्विडिटी को गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, मतलब उसके पास, आरबीआई के पास क्या चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। मार्केट का पैसा किसके पास चले जाएगा, आरबीआई के पास। मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। इसका उल्टा जब आरबीआई क्या कर रही होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रही होगी, तो वो कुछ पैसे देके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही होगी, मतलब यहां मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये दोनों टूल किसके लिए यूज करे जा रहे हैं, मनी सप्लाई को घटाने या बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या चीज घटी या बढ़ी, एम नोट। ध्यान से देखो भाई, ये इनिशियल मनी को घटाया बढ़ा रहा है, इसीलिए जो हमने पहला ऑपरेशन है वो इनिशियल मनी पे किया है। मतलब मार्केट में जो इनिशियल पैसा है उसको घटाया बढ़ा कौन रहा है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और इसके थ्रू पहला हमने क्या किया, सेल किया। अगर सेलिंग करी किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ी, मनी सप्लाई मार्केट में घटी। तो ये तरीका होता है आरबीआई का लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का, अच्छा ये नई टर्म आई है। और दूसरा ये तरीका होगा लिक्विडिटी को मार्केट में फ्लो करवाने का। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो दो टर्म है इनको मैं सेपरेटली डिफाइन करना चाहूंगा। इन्हीं को एक ब्रॉडली दो टूल्स का भी नाम दिया जाता है। अगर आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको, मतलब एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, मार्केट से पैसा सोख रही है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। मतलब आरबीआई कैसी पॉलिसी फॉलो कर रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी। और जस्ट अपोजिट, अगर आरबीआई लिक्विडिटी का फ्लो मार्केट में कर रही है, बेसिकली हम सारे टूल्स के थ्रू यही कर रहे होंगे, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब, हम नहीं मतलब आरबीआई, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब और लिक्विडिटी फ्लो। दूसरा एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी या डोविस हिंदी में, ओके, डोविस एक सेपरेट वर्ड है, नहीं इसी के लिए यूज होता है, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी के लिए। ओके, किस दूसरे के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हमने पहला ऑपरेशन समझ लिया। एम नोट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी जो भी हम पढ़ेंगे वो या तो एम को रेगुलेट कर रहे होंगे या एम एंड एम नोट को एक साथ रेगुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फटाफट चीजों पे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे किसको, एम को, छोटे एम को। छोटा एम क्या है भाई, छोटा एम क्या है, मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर अभी हमने देखा था किस पे डिपेंड कर रहा होगा, सीडीआर और आरडीआर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अच्छा, हमने बताया था कि सीडीआर को हम रेगुलेट नहीं कर सकते, या हम का मतलब आरबीआई, यहां पर पूरे लेक्चर में डिस्कशन हम का मतलब आरबीआई रहेगा। ठीक है, सीडीआर को आरबीआई रेगुलेट नहीं कर सकता। कौन आदमी कितना अपने पास रखेगा और कितना बैंक में जमा करेगा, ये आरबीआई इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आरबीआई इनको इफेक्ट कर सकती है, इनको रिजर्व को। तो सबसे पहले हमें क्या समझने होंगे, रिजर्व ही समझने होंगे कि आरबीआई के पास क्या क्या पावर्स हैं इन रिजर्व के मामले में। तो ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं, ब्रॉड हेडिंग है हमारा एम वाला। एम की वजह से जो मॉनेटरी टूल्स आरबीआई के पास हैं उनको समझेंगे, लास्ट में हम सबको समराइज कर देंगे। और एम की वजह से बेसिकली जो आरडीआर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब डिपॉजिट्स अपॉन रिजर्व्स। तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, रिजर्व्स की। तो दो प्रकार के रिजर्व, सबसे पहले जो छोटे एम को रेगुलेट कर रहे होंगे या आरडीआर को रेगुलेट कर रहे होंगे, कौन कौन से हैं, सीआरआर, और दूसरा है हमारे पास एसएलआर। ठीक है, दोनों को हम समझ लेते हैं बड़े अच्छे से, ध्यान देना भाई, इसमें काफी अच्छी चीजें आएंगी। ओके, स्टार्ट। कुछ नया, अच्छा हाँ, कुछ नया। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने बताया, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, ओपन मार्केट में कॉन्ट्रैक्शनरी कौन सी रहेगी भाई, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी, बेचेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेलिंग करेगी, तो उसके लिए एक नया टर्म, मतलब सेलिंग करेगी तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके लिए एक मार्केट में नया टर्म भी है जो काफी अखबारों में आपको दिखेगा, ये आरबीआई करती है,
एक्सेस ऑफ पैसे को कम करने के लिए, जिसका नाम है स्टेरिलाइजेशन बाय आरबीआई। और ये जनरली स्टेरिलाइजेशन किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के बैंकों के द्वारा, ठीक है। जैसे यूएस फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो वो करते हैं। तो ये स्टेरिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो गई, ठीक है, ये शायद पूछा भी जा चुका है। ओके, अच्छा अब हम कहाँ थे? अच्छा ये बीच में डाउट आ गया था, इसकी स्पेलिंग लिखा, ये मेरे को बताना पड़ा, ये जो डाउट था। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मालदीव की रेत पे छोड़ दे अब रहा हम है इंडिया में। आ गए भाई सीआरआर और एसएलआर में। बीच बीच में एक्चुअली हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल जाता है, ठीक है। तो अब हम थे सीआरआर में। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज का रेशियो है, मतलब कुछ बाई कुछ आएगा। तो इसको मैं बेसिक टर्म्स में अगर डिफाइन करना चाहूंगा तो ये है परसेंट ऑफ मनी। अच्छा, मनी के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एनडीटीएल बैंक हैज टू पुट विद आरबीआई इन कैश। देखो सभी टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन आरबीआई के पास ये पैसा रहेगा। दूसरा, ये कुछ परसेंट रहेगा एनडीटीएल का। एनडीटीएल को मैं साइड में क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, एनडीटीएल का 4% है। एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। मतलब एक बैंक पे लाइबिलिटीज, मतलब लाइबिलिटी होती है दो तरीके की, एक तो टाइम और एक डिमांड। टाइम का मतलब है एक निश्चित समय के लिए। एफडी, सबसे बेसिक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, फिक्स डिपॉजिट। मतलब बैंक निश्चिंत है कि इतने टाइम बाद उसको वो पैसा देना है, मतलब वो आरडी ने भी एफडी समझा है। वो लाइबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। मतलब कुछ फिक्स टाइम के बाद बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी है। दूसरा डिमांड, मतलब हमारे जो करंट अकाउंट्स हैं, हम कल ही जाके पैसा निकाल सकते हैं, वो डिमांड है। ऑन डिमांड जो हमें क्या निकालने होंगे, पैसे हम निकाल सकते हैं। तो वो उन दोनों को अगर प्लस कर दें तो वो बन जाती है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लेकिन नेट का यहाँ क्या मतलब है? ये ग्रोस बन गई। नेट क्या होता है? एक बैंक अपना पैसा दूसरे बैंकों के पास भी रखता है, ठीक है, अलग अलग पर्पजेज के लिए। तो उसको अगर हम घटा दें किसमें से? डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज में से, तो वो बन जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज को मैं यहाँ लिखना चाहूंगा NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इज इक्वल टू डिमांड प्लस टाइम, लाइबिलिटीज के लिए L रख रहा हूं, टाइम माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट्स। लेन देन बोलो। हाँ ओके, हाँ करंटली, अच्छा सीआरआर चेंज होता रहता है, ये आरबीआई के हाथ में। करंटली 4% 4% है, 4% ऑफ एनडीटीएल। ये एक बैंक का पहले एनडीटीएल जितना भी होगा, एक वो सर ये स्वैच्छिक है, मतलब कि स्वैच्छिक, उसका 4% कहाँ रखना होगा? आरबीआई के पास रखना होगा। किसको? किसी भी बैंक को, ठीक है। और ये सबसे मेन बात, कैश में रखना होगा। अच्छा, अब एक बात आती है कि मैं ढंग से रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, 2002 से पहले आरबीआई एक्चुअली इस कैश पे इंटरेस्ट देती थी। लेकिन 2002 के बाद आरबीआई ने ये जो कैश, भाई देखो, अगर मैं, देखो बैंक का भी सही डिमांड है, अगर मैं अपना पैसा किसी के पास रख रहा हूं तो उस पे मेरे को इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, वरना वो पैसा किस काम का है? तो बैंकों की डिमांड है कि आरबीआई इस कैश पे क्या दे? इंटरेस्ट दे, क्योंकि वरना वो पैसा उनके कोई काम का नहीं है। लेकिन आरबीआई ने अभी ये बता दिया है कि ये रेगुलेटिंग मनी है, इस पे कोई पैसा नहीं देगी आरबीआई फिलहाल, नो इंटरेस्ट। और जो बैंक सीआर मेंटेन करके रखते हैं उनको क्या बोलते हैं सर? सीआर, नेट इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, हम विधि। ओके, दूसरा हमारे पास टूल क्या है भाई? एसएलआर, अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी क्या है भाई? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
ये है ना? यही है। ओके, तो क्या है भाई, इसको डिफाइन करते हैं हम। तो हम बोल सकते हैं रिजर्व्स दैट आर केप्ट बाय बैंक इटसेल्फ। क्या बात कर रहे थे वो ऊपर वाले में, इसमें डिफरेंस देखते चलना। ये जो कहा किसके साथ हम कर रहे थे, विद आरबीआई। यहां किसके साथ, केप्ट विद का यूज करेंगे ऊपर के वाले के साथ ही, विद बैंक इटसेल्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी लिख दे बस। कैश, गोल्ड जिसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Best अच्छा, ज्यादातर हाँ। बैंक में एसएलआर का रेशियो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कि मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सबसे सेफ ऑप्शन है, लिक्विडेबल, क्योंकि हाँ सबसे लिक्विडेबल है, हम कभी भी गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं उस टाइम पे, और इनके डूबने की क्षमता सबसे कम होती है। और ठीक सबसे है? अच्छी बात अच्छा, ये बाकी कंपलसरी होता है बैंक के ये- लिए, ये कंपलसरी है। अच्छा ओके, तो एसएलआर भी क्या है, एसएलआर फिलहाल कितना है भाई अपने पास, 18%। ओके। फिलहाल जो एसएलआर का रेट चल रहा है वो 18% है, ये बैंक को अपने पास रखना होगा। अच्छा हाँ, तो ऊपर वाले पॉइंटों, और ये भी क्या रहेगा भाई, ये भी रिजर्व रहेंगे, ये किसके परसेंटेज रहेंगे, एनडीटीएल के, ध्यान रखना एनडीटीएल अब अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात एसएलआर के बारे में आपको जाननी है कि इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्टेबल है ये, प्रॉफिटेबल, या इंटरेस्टेबल का सीधा मतलब इस पे कुछ बैंक को फायदा हो रहा होगा, मतलब प्रॉफिटेबल बोलना, प्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही बात। मतलब सीधी बात है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अगर वो gold- खरीद के रखेंगी, गोल्ड तो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ गोल्ड भी अगर हम बात करें, कुछ टाइम के बाद गोल्ड का रेट बढ़ेगा, नेचुरली है। कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट गवर्नमेंट बढ़ेगा। सिक्योरिटी पे तो मिलता ही है। और ओके, और दूसरा जो पैसा भी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो हम किसी और बैंक को ये दे सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही काउंट होंगे, बैंक को दिया हुआ, और उस पे क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, सांविधिक, स्टैट्यूटरी का बेसिक मतलब होता है बाय लॉ। हाँ, सांविधिक वैधानिक मान लो, और ये बाइंडिंग है, ठीक है, बैंक को ये रखना ही पड़ेगा एसएलआर। तो अच्छा, अब हम इधर समझते हैं, इधर हम समझते हैं एसएलआर और सीआरआर हमने समझ लिया। अब हम उधर समझते हैं कि इनसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट होगी। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, अगर सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, रिजर्व बढ़ेंगे। रिजर्व भरेंगे तो वो रिजर्व मतलब वो पैसा जो बैंक को किसके पास रखना होगा, आरबीआई के साथ, तो वो लैंडिंग कम कर पाएगा, मतलब बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लैंडिंग कैपेसिटी अगर बैंक की कम हो जाएगी तो वो क्या करेगा भाई, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट लोगों को भी और नहीं मिलेंगे लोन, तो हम क्या, और मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे किस पे, लोन, तो लोन कॉस्टली हो जाएंगे, लोन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कम होगा। अच्छा, ये तो हमने एक नजरिया देख लिया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर सीआरआर बढ़ा तो लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। क्या कम हो गई, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई तो इसका मतलब सीधी बात क्या है भाई, मार्केट में पैसा कम हो गया, मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो गई, कम हो गई। मतलब अगर सीआरआर बढ़ाएंगे तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम। यानी इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे हम, आरबीआई की इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्शनरी या मनी डियर पॉलिसी। या इसका दूसरा नाम क्या है, ओकिस, रिडक्शनिस्ट और डियर, 3-4 नाम। डियर मनी पॉलिसी, या मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं, नामों में हम नहीं घुसते हैं। इंटरनेशनल में से बुक में अच्छी में ओकिस मिलता है। ओके, डियर मनी पॉलिसी भी इसको बोला जाता है। फिर बता रहा हूं, अच्छा सभी चीज हम इसका उल्टा कर लेंगे। देखो, अगर हम सीआरआर घटाने केस में, मैं एक केस बता रहा हूं, सीआरआर बढ़ेगा तो बैंकों की लोन देने की क्षमता घटेगी। लोन देने की क्षमता घटेगी तो कम पैसा मार्केट में जाएगा। कम पैसा मार्केट में जाएगा, कहने का मतलब क्या है, हाँ। मार्केट से पैसा सोख लिया है आरबीआई ने, किसके थ्रू, बैंकों का रिजर्व बढ़ा के, ठीक है। क्योंकि अब बैंकों की लोन देने की क्षमता कम होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी,
तो ये इस पॉलिसी का मतलब इस तरीके को, इस मॉनेटरी पॉलिसी को जिससे लिक्विडिटी कम की जा रही है उसका नाम हमने दे, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। अच्छा, इसके अगर इंस्ट्रूमेंट बोलो सर आप। ओके, तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है कौन, आरबीआई। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा किसमें होगा, सीआरआर को अगर हम घटा देंगे, सीआरआर घटा देंगे तो बैंक की लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लोन सस्ते मिलेंगे और दूसरा ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, पैसा ज्यादा मार्केट में जाएगा, चीप मनी पॉलिसी, तो पैसा ज्यादा मार्केट में जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इसकी अपोजिट वाली को क्या नाम दिया जाएगा, जिसमें सीआरआर घट रहा होगा, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। अच्छा, ये कब अपनाएगी, अच्छा बेसिक सेंस से बताओ मेरे को, अगर मार्केट में पैसा कम है और आरबीआई को बढ़ाना है तो क्या करेगी, सीआरआर को आरबीआई घटा देगी। सही बात है। दूसरा, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है और आरबीआई को लिक्विडिटी को सौंपना है तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ा देगी। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें समझ आई, सीआरआर की बढ़ना या घटना। अच्छा, ठीक है, तो दूसरा हम कहा थे एसएलआर। अब हम एसएलआर की बात करते हैं, मॉनेटरी टूल एसएलआर। हाँ, तो एसएलआर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है भाई, एसएलआर बढ़ेगा मतलब रिजर्व बढ़ेंगे, रिजर्व बढ़ेंगे तो लैंडिंग सेम वही है, लैंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज, लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो इस मॉनेटरी टूल का इस्तेमाल, मतलब एसएलआर का इस्तेमाल, एसएलआर बढ़ा के, जब एसएलआर का इस्तेमाल बढ़ा के किया जाएगा तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। ठीक है, इसमें सेम सारा वही होगा जो सीआरआर के बढ़ाने पे हो रहा था, सेम टू सेम, लोन्स महंगे हो जाएंगे और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट, जब एसएलआर कम कर देंगे तो क्या होगा, रिजर्व बढ़ जाएंगे, लैंडिंग रिजर्व घट जाएंगे, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई, हमें नेट इफेक्ट मनी सप्लाई पे देखना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या हो रहा है। तो इस पॉलिसी को हमने अभी भी पढ़ा था, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी का दूसरा नाम क्या है, डियर मनी पॉलिसी। अच्छा, क्यों नहीं यूज करता। दूसरी अगर हम बात करेंगे किसकी, हाँ अच्छा, ये सारे टूल किसके, ये दोनों टूल किसके लिए थे, सीआरआर और एसएलआर, एम के लिए, मनी मल्टीप्लायर को हम घटा रहे थे किस तरीके से, आरडीआर के थ्रू, आरडीआर के थ्रू। देखो, जब एसएलआर बढ़ा तो रिजर्व बढ़े होंगे, मतलब आरडीआर बढ़ा होगा। अच्छा, इस पूरे खाके को मैं एक जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अब देखना भाई, सारी चीजों को एक जगह लिख रहा हूं तरीके से, फटाफट देखो भाई। हमने क्या बताया अभी अभी, सबसे मेन मुद्दा हमारा किसका था, मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आरडीआर के, और आरडीआर के लिए ही दोनों टूल हमने कौन से लिए, सीआरआर और एसएलआर। भाई ये दोनों इसी आरडीआर से तो निकले हैं दोनों, सीआरआर और एसएलआर, मतलब रिजर्व के टाइप। और ये भी सब किसके हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये सभी किस, मनी सप्लाई के। आरडीआर ने तो बड़े अक्षराम लिखा है कैपिटल में। ये सभी हमने एक अच्छा सा नेट इफेक्ट तैयार कर लिया है कि मनी सप्लाई चेंज होती है मनी मल्टीप्लायर की वजह से, वो किस पे डिपेंड करेगी, आरडीआर पे, और आरडीआर पे कैसे, इनवर्सली। तो सेम इनवर्सली किस पे करेगी, सीआरआर और एसएलआर पे। मतलब सीआरआर एसएलआर बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई घटेगी, सीआरआर एसएलआर घटेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। और अगर सीआरआर एसएलआर घटेगा तो उसका मतलब है कि कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का फॉलो हो रहा है भाई, बताइए। सीआरआर अगर घट रहा है तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कर रही है, आरबीआई, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो हमने ये सारा खाका तैयार कर लिया एम के लिए। एम हमारा हो गया है, एम नोट हमारा हो गया। ठीक है भाई, अब हम डील करेंगे
एम और एम नोट अगर एक साथ चेंज होगी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एसएलआर और सीआरआर के बारे में, कि अगर आरबीआई को सबसे इफेक्टिव टूल देखना है मार्केट में पैसा रेगुलेट करने के लिए और कंपेयर करना है सीआरआर और एसएलआर के बीच में, तो आरबीआई जाएगी सीआरआर के साथ, क्योंकि सीआरआर बिल्कुल ही हम ये बोलते हैं ऑब्जेक्टिव चीज है। वो पैसा है जो आरबीआई एक झटके में कैश के रूप में बैंक से निकलवा सकती है, सीधी बात है। तो उसके लिए मतलब काफी ऑब्जेक्टिव हो गया। और एसएलआर अगर बढ़ेगा तो बढ़ा के पैसा अपने पास एक आरबीआई के पास हर एक बैंक का और गवर्नमेंट का करंट अकाउंट रहता है, उसमें सीआर मेंटेन रहते हैं। हाँ, तो एक झटके में वो पैसा बढ़ाया घटा सकती है ना सीआरआर के थ्रू। दूसरे केस में एसएलआर वो पैसा है जो बैंक के पास है, और बैंक, दूसरी बात मैंने बताया था, बैंक उस सीआर एसएलआर को आगे उस पे भी दे के रखता है, लोन पे दे के रखता है, उस पे इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। और बैंक छेड़छाड़ भी कर सकता है जो उसके पास चीजें, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के उसमें रहता ना। हाँ, ज्यादा इफेक्टिव टूल कौन सा है? सीआरआर एसएलआर। अगर सीआरआर एसएलआर के केस में सीआरआर ज्यादा इफेक्टिव टूल है। ठीक है सर, तो ये हमारा डिस्कशन खत्म हो गया है सीआरआर और दिक्कत ये भी ना, क्योंकि वो ठीक है, मैं मार्जिन पे बता रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़ लिया। हमने सबसे पहले कहा था कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना ही क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो कौन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं? एम को रेगुलेट करके, एम नोट को, और एम नोट को एक साथ जब चेंज हो रहे होंगे। तो एम के केस में हमने क्या पढ़ लिया भाई? जो आरडीआर की वजह से होगा और जो किसकी वजह से होगा, अपने दो टूल हमने पढ़ दिए, सीआरआर और एसएलआर। इधर हमने एम नोट के केस में एक ही टूल था हमारे पास, ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला। अब हम किस पे पहुंच चुके हैं? जब मनी मल्टीप्लायर और मार्केट में पैसा दोनों एक साथ चेंज हो रहे होंगे, ठीक है भाई। तो उस केस, उस तरीके के जो टूल हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के जो टूल हैं, उनकी अब हमें करनी होगी बात, उनकी अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल हमारे पास है वो है, कितने टूल हो चुके हैं अगर टोटल में काउंट करना चाहूं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, 3 हो गए। तो फोर्थ अगर हम बात करें तो वो है रेपो ऑपरेशंस। क्या है? अच्छा, ओके, और अच्छा नाम है। फोर्थ जो वो है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसके अंदर हमें दो पढ़ने हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, इसके लिए थोड़ा है ना, ध्यान से सुनो एक बार। मैं एलएएफ को थोड़ा बेसिकली समझाना चाहूंगा। अच्छा, होता क्या है ना कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब एक बैंक की क्या होती है, एक बैलेंस शीट होती है। लेट से उसने 1000 रुपए दे रखे हैं, तो 1000 रुपए उसके पास होने भी चाहिए ना, तभी तो वो दे पाएगा ना। लेकिन कई बार लेट से कोई कस्टमर आ गया, उसने भाई 50 लाख का लोन लेने के लिए आ गया और फिलहाल बैंक देने लायक नहीं है, तो बैंक कभी भी मना नहीं करेगा उसको कि जाओ भाई, नहीं है हमारे पास पैसा। भाई अपने ग्राहक को कभी कोई मना नहीं करता। तो वो क्या करेगा? हो सकता है वो एसएलआर में से दे दे वो पैसा, या दूसरे बैंक से लेके दे दे, या वो कहीं और से बोरो करके दे दे। लेकिन एक रास्ता, सबसे लास्ट रास्ता कहां चला जाए? वो बैंकर ऑफ बैंक्स के पास। मतलब अगर कहीं भी, मतलब बैंकर ऑफ लास्ट रिजोर्ट किसको बोला जाता है? आरबीआई को। मतलब कहीं भी उसको पैसा नहीं मिला तो एक रास्ता वो क्या है कि वो कहां जा सकता है? आरबीआई के पास। अच्छा, वो क्या करेगा कि मुझे रात रात के लिए भाई पैसा दे दो आरबीआई, फिर वो अगले दिन क्या कर देगा? उनको दे देगा, वापिस कर देगा। इतने उसके पास पैसा और कहीं से आ जाएगा। मतलब ये असल में क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। अच्छा, ये मत समझ लेना अदर बैंक्स, ये मतलब नहीं है कि बैंक केवल आरबीआई से ही लोन ले सकता है। आरबीआई बैंकों से भी लोन ले सकता है, आरबीआई और भी मल्टीपल सोर्सेज से पैसा उठा सकता है। लेकिन लास्ट रिजोर्ट उसका क्या है? आरबीआई। कहीं भी अगर पैसा नहीं मिला तो आरबीआई के पास जाता है। और उस कंटेक्स्ट में हमारे पास दो चीजें हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इनको बड़े अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल को, जिसका नाम है रेपो रेट। क्या नाम है? रेपो रेट। अच्छा,
सबसे पहले तो मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है इसको, रीपरचेजमेंट ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शंस, रीपरचेज ऑप्शंस, बाकी या हम agreement भी लिखा है, एग्जैक्ट website मैं पर बताऊं तो agreement- रीपरचेज ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं, एग्रीमेंट लिखा है, रीपरचेज ऑपरेशन, भाई साहब आरबीआई की वेबसाइट पे एग्रीमेंट या इसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अच्छा ये सारे टर्म्स ऐसे मैं क्यों लिखा हूं ये आपको अभी समझ आ जाएगा, 2 सेकंड के बाद है, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है देखते हैं। तो देखो भाई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ी ध्यान से एक बार समझ लेना। एक्चुअली में क्या है ना कि जनरली आप देखोगे ना तो दिमाग में बस एक ही चीज रहती है कि रेपो का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देता Short है, term। लेकिन केवल इतना सिंपल ये नहीं है। अच्छा मैंने अभी भी बताया कि किसके लिए Short- रेपो रेट एक रात के लिए जनरली, Short लेकिन term। हाँ 1 से 15 दिन अगर मैं बताऊं शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, ये रेपो रेट किसके लिए, शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन, और जनरली 1 से 15 डेज, 15 डेज तो कहने को है, ये एक दिन मतलब, और ये रोज का काम है। बैंक रोज आरबीआई से लोन देते हैं और रोज मतलब ये रोज डेली का रूटीन होता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये रेपो में होता क्या एक्चुअली। तो ठीक है देखिए, ये अपने पास है आरबीआई और ये अपने पास है बैंक। ठीक है ध्यान से देखो, बैंक के पास कोई आया आदमी, अब बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगा, बैंक आरबीआई के पास जाएगा, बैंक आरबीआई के पास जाएगा कि भाई मुझे चाहिए पैसा। अब आरबीआई कहेगा पैसा तो दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, आप किसी के पास पैसा लेने जाओ ऐसे दे देगा वो आपको, नहीं देगा। उसके बदले में वो क्या रखवाएगा, कोलेट्रल रखवाएगा। यहाँ पे कोलेट्रल क्या है, Guarantee। उसी कोलेट्रल को हमेशा मतलब एक गारंटी चाहिए ना आरबीआई को कि भाई कल को तू ना दे पाए तो मैं क्या करूं, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो उसके लिए केवल ये ऐसा नहीं है कि बैंक सीधा गया आरबीआई, आरबीआई ने पैसा दे दिया कल मेरे को दे देना भाई, बैंक ना दे तो फिर आरबीआई क्या करेगा। तो यहाँ एक्चुअली में है ना लेन देन नहीं हो रहा है, यहाँ रीपरचेजिंग हो रही है। परचेज, पहले परचेज फिर रीपरचेज, किसकी परचेज और रीपरचेज हो रही है वो मैं बात कर रहा हूं। परचेजिंग एंड रीपरचेजिंग किसकी हो रही है, लिक्विडिटी या गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। किसकी भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। अभी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं। तो बैंक को लेट से चाहिए 100 रुपए का लोन, बैंक को कितने का चाहिए, 100 रुपए का, बैंक को चाहिए 100 रुपए का लोन। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आरबीआई के पास, बैंक क्या करेगा आरबीआई के पास, आरबीआई को, बैंक आरबीआई को 100 वर्थ रुपीज 100 वर्थ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा। हिंदी में लिखो, हिंदी में क्या, सेल। आरबीआई उसके बदले में क्या दे देगा, 100 रुपए बैंक को दे देगा कि ये लो भाई तुम 100 रुपए। क्या किया, बैंक को चाहिए थे 100 रुपए, तो आरबीआई के पास गया। अब आरबीआई ऐसे तो 100 रुपए देगा नहीं, तो बैंक ने क्या कर दिया, 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको दे दी, आरबीआई को दे दी, और आरबीआई ने 100 रुपए किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। अब लेकिन वो 100 रुपए ऐसे ही नहीं दे देगा, वो एक बॉन्ड भरवाएगा, या वो एक ऐसा बोल सकते हैं हम, एक एग्रीमेंट भरवाएगा, बॉन्ड या फिर एक एग्रीमेंट भरवाएगा। इस टाइम के बाद खुद बॉन्ड या एग्रीमेंट भरवाएगा कि वो शॉर्ट टाइम, जैसे हमने बात की ना शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए बॉन्ड भरवाएगा कि बैंक को रीपरचेज करनी होंगी, बैंक को क्या करनी होंगी, रीपरचेज करनी होंगी वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब क्या करना होगा, बैंक को क्या करनी होंगी, रीपरचेज। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अच्छा 100 रुपए इसके पास पहुंच गए, ठीक है 100 रुपए इसके पास पहुंच गए। अब बैंक को क्या करनी पड़ेगी, रीपरचेज करनी पड़ेगी, रीपरचेज करनी पड़ेगी यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बढ़े हुए रेट पे, यानी कुछ ज्यादा रुपए में, लेट से 104 रुपए आज के दिन की अगर मैं बात करूं, कितने पे, मतलब यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक क्या करेगा, रीपरचेज करेगा आरबीआई से, और 104 रुपए किसको दे देगा,
आरबीआई को। मतलब इसमें क्या हुआ कि नेट आरबीआई के पास क्या हो गया, 4 रुपए का फायदा हो गया। ये जो 4 रुपए हुए, ये मतलब जो ये रेट हुआ, यही क्या है, रेपो रेट। मतलब रीपरचेज ऑपरेशन, मतलब रीपरचेज ऑपरेशन किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, जो बैंक और आरबीआई के बीच में हुआ, उसका जो चार्ज किया बढ़ा हुआ रेट आरबीआई ने, वही क्या है, रेपो रेट। फिर से समझा रहा हूं मैं, बैंक पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को 100 रुपए की देगा, 100 रुपए आरबीआई बैंक को दे देगा। अब अगले दिन बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से ले लेगा, लेकिन 100 रुपए में नहीं, अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक 104 रुपए में लेगा, और वो जो 100 और 104 के बीच का गैप है, वही क्या है, रेपो रेट है। वही क्या है, रेपो रेट है। ये कब होता है, ये लागू कब होता है, जब बैंक के पास फंड्स की कमी हो, या हम ऐसा कह सकते हैं बैंक की लिक्विडिटी में गड़बड़ी आ रही हो। बैंक को लोन देना है, मतलब बैंक के पास पैसे की कमी है, बैंक को लोन चाहिए, तो मोटे तौर पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो रेट जिसपे बैंक आरबीआई को लोन, आरबीआई बैंक को लोन देता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो गैप है परचेज एंड रीपरचेज के बीच का, वो क्या है, रेपो रेट है। ठीक है ना, यो भी तो ना बैंक जो करे अपना जो